राजा के महल के मुख्य द्वार पर एक पहरेदार को सेनापति की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ। कागज में लिखा था, रोको मत जाने दो। महाराज उस समय मंत्रियों से किसी जरूरी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि इस समय कोई भी व्यक्ति उनके दरबार में आए, इसीलिए उन्होंने अपने सेनापति को महल के रक्षक को यह संदेश भिजवाने को कहा। सेनापति ने महाराज की आज्ञा का पालन किया और सेनापति ने उस संदेश के अनुसार आचरण भी किया, मगर कहीं ना कहीं गलती हो गई। जब एक व्यक्ति दरबार में आ गया तो वे बहुत क्रोधित हुए। तो जानते हो भूल कहाँ हुई? भूल हुई सेनापति से यह संदेश लिखने में। उन्होंने लिखा था, रोको मत जाने दो, जबकि उन्हें लिखना चाहिए था, रोको मत जाने दो। तो देखा आपने, रोको शब्द के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते ही वाक्य का अर्थ बिल्कुल बदल गया। अब इसका अर्थ हो गया कि भीतर जाने वाले व्यक्ति को रोको, उन्हें भीतर मत जाने दो। तो विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि किस स्थान पर कितना रुकना चाहिए। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम। जैसे हम कोई भी कार्य लगातार बिना रुके नहीं करते, वैसे ही बोलते समय भी वाक्यों को लगातार नहीं बोला जाता। बोलते समय भावों के अनुसार किसी बात पर बल देने के लिए हमारी आवाज़ में जो परिवर्तन या उतार चढ़ाव आता है, उसे लिखते समय विराम चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। एक परिभाषा और देख लेंगे इसकी, कि भाषा के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते समय एक विचार या उसके कुछ अंश को प्रकट करने के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ता है। इसी को विराम कहते हैं। इस विराम को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब हम हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है पूर्ण विराम। तो प्रत्येक वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे देश का नाम भारत है, इसमें एक वाक्य पूर्ण हो चुका है, तो इस वाक्य को पूर्ण होने के पश्चात हम इस पर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। दूसरा है अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, विराम का अर्थ आपको पता है रुकना, ठहरना या विश्राम। तो अल्प विराम का अर्थ हो जाएगा थोड़ा सा ठहरना। तो पढ़ते या बोलते समय बहुत कम समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कई सारी स्थितियों में किया जाता है। पहली स्थिति है कि एक ही तरह के शब्दों या वाक्यांशों के बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनीता, अनीता, विनीता और संगीता। इसके बाद है दो वाक्यों के बीच में समुच्चय बोधक से पहले। अब दो वाक्य आ रहे हैं, जैसे हाँफते हाँफते बेदम हो गए लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। तो हाँफते हाँफते बेदम हो गए के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। इसके बाद जो आगे का कथन कहा जा रहा है लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका, ये अल्प विराम के बाद आ जाएगा। तीसरी स्थिति है किसी वाक्य को उद्धृत करते समय उससे पहले। जैसे आचार्य जी ने कहा, इसके बाद अल्प विराम आ जाएगा। उसके बाद आचार्य जी का कथन, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, यह आ जाएगा। अब अगली स्थिति है या चौथी स्थिति है संबोधन के बाद। जैसे बाबा अल्प विराम, अब यह घोड़ा न दूंगा। संबोधित कर रहा है कोई बच्चा बाबा को, तो इसके बाद यह अल्प विराम का प्रयोग होगा। उसके बाद अब यह घोड़ा न दूंगा, जो कथन कहा जा रहा है वह आ जाएगा। अब तीसरा है या तीसरा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह उसके पीछे लग जाएगा। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष या खुशी, दुख, आश्चर्य, ग्लानि या लज्जा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है
उनके आगे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। जैसे सचिन वाह क्या छक्का मारा, सचिन वाह क्या छक्का मारा, वाह विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो इसके बाद यह विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा। इसके पश्चात है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोहरा उदाहरण चिन्ह और दूसरा होता है एक हरा चिन्ह। जब किसी व्यक्ति का कथन बिना किसी परिवर्तन के उद्धृत किया जाता है वहाँ दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। इसमें हम दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा है एक हरा चिन्ह। एक हरा का अर्थ है एक चिन्ह, एक उदाहरण चिन्ह आएगा यहाँ पर। कहाँ पर? किसी विशेष व्यक्ति, पुस्तक, लेख का शीर्षक या किसी लेखक अथवा कवि के उपनाम में एक हरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के महाकवि थे। यहाँ पर हम किसी महान व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला को हम हमेशा जब भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं, निराला को हम एक हरा चिन्ह का प्रयोग करके इसे लिखते हैं। अब अगला है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के मध्य में किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं माता पिता, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग प्रायः सूची इत्यादि से पहले किया जाता है। कैसे? देखिए, जो विद्यार्थी आज नहीं आए उनके नाम हैं, इस प्रकार के नाम रवि, गौरव, सुमन, देवेश या जो भी नाम है, इसमें इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या इसके अतिरिक्त हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि संख्या के 3 भेद होते हैं, तो इसके बाद निर्देशक चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद जितने भी भेद होते हैं वह हम आगे लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमने हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्हों का अध्ययन किया। कब, कहाँ, किस समय, कैसे, किस प्रकार से हमें विराम देना है, कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पर अल्प विराम आएगा, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, कहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, कहाँ पर उद्धरण चिन्ह आएगा, कहाँ पर योजक चिन्ह आएगा, कहाँ पर निर्देशक चिन्ह आएगा, हमें यह चिन्ह आवश्यक रूप से पता होने चाहिए। नहीं हम इनका प्रयोग करते हैं या इनका प्रयोग करने में कोई त्रुटि हो जाती है तो हमारी भाषा या जो हमने लिखा है वह बहुत दोषपूर्ण हो जाएगा। अतः हमें इन विराम चिन्हों का सहजता और सटीकता के साथ प्रयोग करना चाहिए।